हेलो स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर एसएस मैम इन बुलेट रिवीजन एनसीईआरटी, जिसमें हम क्लास 12 के टर्म 2 के सारे टॉपिक्स को फटाफट से कवर कर रहे हैं ताकि आप लोगों की बोर्ड प्रिपरेशन एकदम बूस्ट अप हो जाए। उसी टॉपिक में, उसी सीरीज में आज हम जो वीडियो लाए हैं उसमें हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे एक होस्ट सेल को मनाते हैं कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट कर ले। देखो, हमने क्या किया था, हमने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपेयर किया था। ये था मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक होस्ट के अंदर डालना है। एक होस्ट के अंदर उसका डीएनए, और ये रहा मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तभी तो ये होस्ट मुझे मेरे डिजायरेबल प्रोडक्ट्स दे पाएगा, तभी तो मुझे मेरे डिजायरेबल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इतनी मेहनत मैं जिस चीज के लिए कर रही थी वो तब मिलेगी जब ये होस्ट इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट कर ले और इससे प्रोडक्ट्स बनाने लग जाए। तो बेसिकली हम इस क्लास में यही पढ़ने वाले हैं कि ये किस किस तरीके से अपने होस्ट को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं, कंपैटिबल बना सकते हैं कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट कर ले। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको एक अपने होस्ट सेल को ट्रीट करेंगे। किससे? डाइवेलेंट कैटायन से। सबसे पहली चीज जो हम करेंगे वो हम उसको ट्रीट करेंगे डाइवेलेंट कैटायन। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है ये सुनो। मेरा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, राइट? चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, पर होस्ट की सेल मेम्ब्रेन नॉन चार्ज्ड है, नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है, राइट? ऐसी चीज होगी तो वो डीएनए को अपने अंदर से पास नहीं होने देती। वो नहीं बोलेगी कि हाँ ठीक है तुम चले जाओ अंदर, वो उसको रोकेगी, वो उसको रिपेल करेगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ पोर्स क्रिएट करने पड़ते हैं ताकि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाए। उसके लिए हम उसे ट्रीट करते हैं डाइवेलेंट कैटायन, जिसमें सबसे कॉमन है कैल्शियम प्लस 2। हम सबसे पहले उसे कैल्शियम प्लस 2 से ट्रीट करेंगे और फिर हम उसको देंगे हीट शॉक्स। क्या करेंगे? हम उसको देंगे हीट शॉक्स। हीट शॉक्स में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसे हीट करेंगे 42 डिग्री सेल्सियस तक। 42 तक ही क्यों, 50, 60, 70 क्यों नहीं? क्योंकि उसके बाद हमारे एंजाइम्स मर जाएंगे, होस्ट सेल मर जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। 42 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम लिमिट तक हीट करेंगे, फिर हम उसे आइस पे रख देंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर हम उसे फिर 42 पे करेंगे, फिर हम 0 पे कर देंगे। तो हमारी होस्ट सेल के सेल मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट हो सकते हैं जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर घुस जाए। तो सबसे पहली चीज हमने क्या करी, सबसे पहली चीज हमने करी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हमने डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट किया और फिर हीट शॉक्स दिए। अब नेक्स्ट चीज जो हम करने वाले हैं वो है जीन ट्रांसफर। अभी जो जीन ट्रांसफर है ना, ये स्टूडेंट्स दो तरीके का होता है, या तो हम वेक्टर को यूज कर सकते हैं या हम बिना वेक्टर के काम कर सकते हैं। अगर हम वेक्टर को यूज कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, हमने बहुत सारे वेक्टर्स चूज किए हैं, हम उन वेक्टर्स को यूज कर सकते हैं हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर पहुंचाने के लिए। जैसे कि हम प्लाज्मिड्स यूज कर सकते हैं, हम बैक्टीरियोफेजेस यूज कर सकते हैं, अगर प्लांट्स हैं तो हम टीआई प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन यूज कर सकते हैं, हम बहुत सारे प्लांट वायरसेस को यूज कर सकते हैं, हम एनिमल्स के लिए रेट्रोवायरसेस को यूज कर सकते हैं, हम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज कर सकते हैं, हम यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स यूज कर सकते हैं, हम कॉस्मेट्स यूज कर सकते हैं, हम शटल वेक्टर यूज कर सकते हैं जो कि बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के बीच में जा सकता है।
हम ट्रांसपोसॉन यूज कर सकते हैं, जिसपे भी क्वेश्चन आता है कि ये मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट है या ये जंपिंग जीन है। हम इन सब की हेल्प से, वेक्टर्स की हेल्प से हम डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर पहुंचा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी है वो है कि वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर हम कैसे करेंगे। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जिसमें से जो एनसीईआरटी में गिवन है हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन ये हम यूजुअली करते हैं एनिमल सेल्स में। याद रखना किसमें कौन सा कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इंजेक्शन यानी कि हम इंजेक्शन लगा रहे हैं। हम पता है क्या करते हैं, हम एक सेल लेते हैं, उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर हम डायरेक्टली इंजेक्शन से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट कर देते हैं। ये हो गया माइक्रो इंजेक्शन। ये हम एनिमल्स के अंदर करते हैं, प्लांट्स के अंदर हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है जो कि थिक कवरिंग है, उसके अंदर हमारा माइक्रो इंजेक्शन नहीं घुस सकता। एनिमल के लिए, एनिमल सेल के लिए माइक्रो इंजेक्शन हम कर लेते हैं। दूसरा है बायोलिस्टिक जीन गन। ये हम करते हैं प्लांट्स के लिए। बायोलिस्टिक जीन गन हम करते हैं प्लांट्स के लिए। उसके अंदर क्या होता है, देखो जीन गन, गन की बात हो रही है। यहां पर हम हमारे डीएनए को कोट करते हैं, कोटिंग करते हैं। किससे? गोल्ड से और टंगस्टन से। मेटल्स के नाम याद रखना, कौन से मेटल्स लिए हैं, गोल्ड और टंगस्टन। और हम ऐसे धुचुक गोली मार देते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये मेरी सेल है, हम गोल्ड और टंगस्टन कोटेड डीएनए को ऐसे बॉम्बार्ड कराते हैं, बॉम्बार्डमेंट कराते हैं, और जो कि फिर सीधा सेल के अंदर घुस जाता है। ये लो यहां पे आ गया। यहां पर हम एनिमल सेल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, वो इस गोलीबारी को झेल नहीं पाएगी, क्रश कर जाएगी सेल। प्लांट्स के लिए यूज करते हैं हम। मोरोवर ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी हाई वेलोसिटी होती है। बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी भी नहीं करनी है, अदरवाइज सेल क्रश हो जाएगी। पर बहुत लो वेलोसिटी रखोगे तो भी ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो हाई वेलोसिटी डीएनए कोटेड विद गोल्ड और टंगस्टन से हम बॉम्बार्डमेंट कराते हैं, गन वाला काम कराते हैं, इसीलिए बायोलिस्टिक जीन गन। यूज किसके लिए होता है? प्लांट सेल्स के लिए यूज होता है, एनिमल सेल्स के लिए यूज नहीं होता है। नेक्स्ट एक और तरीका, इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से पोर्स क्रिएट करा रहे हैं। हम सेल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, जहां पर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो पोर्स क्रिएट कर देते हैं, सो दैट सेल के अंदर बहुत इजीली डीएनए घुस जाए। एक हम केमिकल ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट होता है पीईजी, यानी कि पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल की हेल्प से। और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल के कारण क्या होता है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल के कारण जो सेल मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल्स या प्लांट सेल, उसका हम प्रोटोप्लास्ट लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम प्रोटोप्लास्ट ले रहे हैं। प्रोटोप्लास्ट मतलब सेल के अंदर हमने उसकी सेल वॉल हटा दी है। सेल माइनस सेल वॉल इज प्रोटोप्लास्ट। तो हम पहले सेल वॉल हटा देते हैं, उसके बाद में हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल से ट्रीटमेंट कराते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। एंड ड्यू टू दैट पोर्स क्या होता है, डीएनए बहुत इजीली सेल के अंदर घुस जाता है। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि हम कैसे हमारे होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं ताकि वो डीएनए को एक्सेप्ट करे, जिसके लिए हमें सबसे पहले हीट शॉक्स और डाइवेलेंट कटायन का ट्रीटमेंट देना है। फिर हमें जीन ट्रांसफर करना है। दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो हम वेक्टर मीडिएटेड कर सकते हैं, वेक्टर्स की हेल्प से कर सकते हैं, जिसमें हम कोई सा भी वेक्टर यूज कर सकते हैं, या हम विदाउट वेक्टरलेस हम क्या क्या कर सकते हैं, माइक्रो इंजेक्शन, एनिमल्स के अंदर डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर डीएनए डाल दिया। बायोलिस्टिक जीन गन, प्लांट सेल्स के अंदर, जिसके अंदर हमने गोल्ड और टंगस्टन से बॉम्बार्डमेंट कराया। तीसरा इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रिसिटी के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण
पोर्स क्रिएट करवाए। और चौथा, PEG पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल ट्रीटमेंट करा दिया, जिस कारण हमारे पोर्स क्रिएट हो गए और DNA अंदर चला गया। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली इन सब चीजों के बारे में पढ़ा। वी विल मीट इन अनदर क्लास विद अ न्यू टॉपिक इन बुलेट रिविजन NCERT. टिल देन, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।